हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरभि। वेलकम टू स्टडी एक्स। आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आइए डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर और अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है, बहुत बार इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 26 की बात की जा रही है, जो कहाँ पे देखने को मिलेगी? ग्लासगो, यूके में। क्लियर? तो अभी जो रिसेंटली जो देखने को मिलेगी आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, ठीक है, तो वो ग्लासगो यूके में। तो कौन से नंबर की है? ये 26 नंबर की, ठीक है। तो आपको बताना है इंडिया में कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी है पास्ट में। क्लियर? तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है ये कौन होस्ट करेगा? यूके होस्ट करेगा। पर्टिकुलर सिटी कौन सी है? ग्लासगो। तो इसका शेड्यूल जो रहेगा 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक इसका शेड्यूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कोप जो 26 है ये वर्क करेगा, यानी कि इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, इसके गोल्स क्या रहेंगे? 4 रहेंगे। इन 4 गोल्स पे कोप 26 जो है वो फोकस करके चलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो बात की जा रही फर्स्ट गोल की कि जो नेट ज़ीरो एमिशन है वो हमने कम करना है 2050 तक, ठीक है। तो ये टारगेट आप लोगों को याद रखना है ताकि जो सिक्योर कर सके ग्लोबल नेट ज़ीरो जो है बाय मिड सेंचुरी तक। क्लियर? तो 1.6 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रखना है हम लोगों को विद इन रीच। क्लियर? सेकंड जो गोल है कि प्रोटेक्ट करना हमने कम्युनिटीज़ को, स्पेशली जो नेचुरल हमारे हैबिटेट्स हैं। थर्ड गोल है मोबिलाइज फाइनेंस। फोर्थ गोल है वर्क टुगेदर टू डिलीवर। क्लियर? तो फिफ्थ तो नहीं, ये 4 आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कि साथ मिलके काम करना है और चीज़ों को सर्विस क्या है प्रोवाइड करवानी है। फाइनलाइज जो है पेरिस रूल बुक में इसको रखा गया है। तो सजेशन क्या है इंडिया के लिए कि नेशनली डिटरमाइन करना जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, इसको अपडेट करना, सेक्टर बाय सेक्टर प्लान लेके चलना, ताकि हमें ज़रूरत है जो डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट करने के साथ साथ हमने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है। एग्रेसिवली फिगर जो है आउट ऑफ हाउ टू ट्रांजिशन द कोल सेक्टर जो अभी कोयला क्राइसिस भी देखने को मिला। कोयला क्राइसिस क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोविड के चलते हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस भी देखने को मिले, उसके चलते ही वो एक मुद्दा आ जाता है कोल क्राइसिस का भी। क्योंकि कोविड के चलते लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से हम जो इम्पोर्ट करते थे कोयला वो नहीं कर पाए, और कोयले के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए, इसलिए हम चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं कर पाए। ये भी एक वजह रही, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने कोप 26 याद रखनी है और बताइएगा मेरे को कि इंडिया में कोप जो यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की ये जो मीटिंग थी ये कौन से ईयर में हेल्ड हुई, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आधार हैकाथॉन 2021। आधार हैकाथॉन 2021 की अगर बात करें, UIDI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है ये हैकाथॉन, जिसका टाइटल है आधार हैकाथॉन 2021। तो ये फर्स्ट एवर एक इवेंट है जो कंडक्ट करवाया जा रहा है आधार जो टीम है उनके द्वारा। टारगेट क्या है कि आइडेंटिफाई करना जो यंग हमारे इनोवेटर्स हैं हमारे इंडिया में, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो अच्छा वर्क कैसे कर सकते हैं आने वाले टाइम में, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देने की कोशिश इसके तहत, इस हैकाथॉन के तहत की जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या है कि आधार हैकाथॉन 2021 अराउंड 2 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स के अराउंड जो है ये थीम घूम रही है। वो टॉपिक्स हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे एनरोलमेंट एंड अपडेट, एनरोलमेंट और अपडेट करना। एनरोल यानी कि आधार कार्ड बनाना और कुछ चेंजेस करने हैं अगर आने वाले टाइम में आधार कार्ड में, उसको अपडेट करना है, ठीक है। तो दूसरा है आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। क्लियर? तो एनरोलमेंट एंड अपडेट की अगर हम बात करें, एसेंशियली कवर की जाती हैं चीज़ें, जैसे रियल लाइफ चैलेंजेस रहते हैं जो फेस किए जाते हैं रेजिडेंट के द्वारा, ठीक है। चीज़ों को अपडेट करवाना, अगर आप यहाँ पे कहीं पंजाब में रह रहे हैं तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, किसी कारणवश या जॉब के रिगार्डिंग, तो फिर आपको आधार कार्ड जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा, एड्रेस से रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है।
या फिर डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को जो लोग फेस करते हैं, ठीक है, तो वो जल्द से जल्द इसका निपटारा हो सके, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन की अगर बात करें तो UIDI जो है सोलिस्टिकेटिंग है इनोवेटिव सॉल्यूशन इसमें दिया जाएगा प्रूव करने के लिए जो आइडेंटिटी है विदाउट शेयरिंग द आधार नंबर, ठीक है, एनी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन, क्लियर। तो इसके अलावा अगर देखें इनोवेटिव एप्लीकेशंस जो है अराउंड फेस बाय ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो उसी के अलावा जो न्यूली लॉन्च किया जाता है न्यू जो आधार कार्ड है, ठीक है, तो ये भी चीज़ें लेके चलेंगे। हालांकि ये पहले भी सारी चीज़ें थी, ठीक है, इसमें और अपडेशन की जा रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉपुलराइज हो रही है हमारी जो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है, बिकॉज 2030 तक जो है बोला जा रहा है ऐसा कि हम चाइना को भी रिप्लेस करेंगे पॉपुलेशन के मामले में। तो पॉपुलराइज जो चीज़ें हो रही हैं जो एग्जिस्टिंग है न्यू APIs जो हैं, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो इसको कैसे जो है आगे चीज़ों को लेके चलना है कि कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े रेजिडेंट्स को। कई बार रहता है ना जहाँ पे आधार कार्ड बनाए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो चीज़ों को डिले वगैरह किया जाता है, वो चीज़ें ना देखने को मिले, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। नेक्स्ट चलते हैं स्टेट ऑफ दी, और इसके अलावा मैं एक और आपको बात बता देती हूँ कि UIDI जो है इसकी फुल फॉर्म तो आपसे पूछी जा चुकी है, ठीक है, प्रीवियस अगर आपने पेपर उठाए हो तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद रखिएगा। और UIDI जो है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी यानी कि इसको लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में क्रिएट किया गया है, ठीक है। इस्टेब्लिश कब किया गया था ये याद रखिएगा, 12 जुलाई को, ठीक है, 12 जुलाई 2016 में इसको क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने रहते हैं, ये 12 डिजिट नंबर रहता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे याद रख लीजिएगा कि 12 डिजिट नंबर रहते हैं और 12 जुलाई को ही इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया 2016 में, ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली इसको सेटअप कर दिया गया था जनवरी 2009 में, ठीक है, बाद में चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हुई वो 12 जुलाई 2016 में इम्प्लीमेंट हुई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ, ओके। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021। एजुकेशन के मामले में हमारी कंट्री में जो चीज़ें देखने को मिली हैं उसके बारे में ये रिपोर्ट अभी रिलीज़ की गई है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को के द्वारा रिलीज़ की गई है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 इंडिया के लिए। तो इसमें लिखा गया है नो टीचर नो क्लास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ऑनलाइन जो देखने को मिली क्लासेस, ठीक है, तो बच्चे जो हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, टीचर्स जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे थे रिलेटेड टू एजुकेशन। तो कई बच्चे ऐसे थे जिनके द्वारा क्लासेस जो है वो अटेंड नहीं कर पाए, बिकॉज उनके पास कईयों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिली कोविड-19 के ड्यूरेशन में। रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो अराउंड 1.2 लाख सिंगल टीचर, ठीक है, स्कूल्स में है, ठीक है, हमारी इंडिया में। तो इसके अलावा 7.15% ऑफ 11.51 लाख स्कूल्स हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ इसमें देखें तो 89% जो है वो रूरल एरियाज़ में है। 51% टोटल स्कूल्स में जो एम्प्लॉय हैं 95 लाख टीचर्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया को ज़रूरत है, यानी कि हमारी कंट्री में 11.16 लाख एडिशनल टीचर्स की ज़रूरत है, करंट जो शॉर्टफॉल देखने को मिला कोविड की वजह से, ठीक है। तो स्टेट्स जो है यानी कि वो स्टेट्स जिनमें जो सिंगल टीचर स्कूल जो परसेंटेज हाई रही, सबसे ज़्यादा टीचर्स की जो परसेंटेज रही ज़्यादा से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में रही, गोवा में रही, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सबसे कम रही राजस्थान में, ठीक है। अगर आपका कोई स्टेट है इनमें से तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैप में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टीचर की अवेलेबिलिटी रही और सबसे कम कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जोरिसा मॉइस
मेइसिस, ठीक है, तो काफ़ी टफ नाम है इसका। तो रिसेंटली ही माइक्रो स्नेल स्पीसीज़ यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्पीसीज़ जिसका नाम है जोरिसा मोएसमाइसिस, ठीक है। तो रिसेंटली ही माइक्रो स्नेल स्पीसीज़ पाई गई है जिसका नाम है जोरिसा मोएसमैनिसिस। तो इसको डिस्कवर किया गया है मोइसमाई केव, कहाँ पे आई है, मेघालय में। तो ये याद रखिएगा केव का नाम, ठीक है। तो मोइसमाई केव जो है ये मेघालय में पाई जाती है, यहाँ पे ये स्पीसीज़ पाई गई है पर्टिकुलर इस एरिया में। तो न्यू स्पीसीज़ जो है ये काफ़ी यूनिक है, ठीक है, फ्रॉम जोरिसा सरिता से, ठीक है, क्योंकि ये मेंबर ऑफ द सेम एक कैटेगरी में देखने को मिलती है जो डिस्कवर की गई थी 1951 में। जोरिसा जो है ये पाई जाती है सबस्टेरियन हैबिटेट जो है इनका कहाँ पे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, और साथ ही साथ हाई अल्टीट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है, जो रॉक सरफेस पाए जाते हैं। तो रॉक सरफेस जो है यहाँ पे ये पाए जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम से ये रिच देखने को मिलते हैं। मोइसमाई केव जो है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मोइसमाई केव जो है ये सिचुएटेड कहाँ पे है, स्मॉल विलेज जो है मोइसमाई, अराउंड 4 किलोमीटर फ्रॉम दी चिरापुंजी। चिरापुंजी कहाँ पे है, मेघालय में ही है। ईस्ट खासी हिल्स जो डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है। तो मेघालय के यहाँ पे पाया जाता है, तो खासी हिल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये स्पीसीज पाई गई है, क्लियर। उसके अलावा अगर देखें तो टर्म जो है मोइसमाई, इसका मतलब क्या रहता है, ओथ स्टोन, ठीक है। खासी लैंग्वेज में इसको ये बोला जाता है। खासी पीपल जो है लोकल टर्म यूज़ करते हैं कैरम, ठीक है, फॉर दी इस केव के लिए, ठीक है। मोइसमाई केव जो है ये लोकेटेड है हाइट पे 1195 मीटर अबव द सी लेवल। इनडायरेक्टली ये प्रभावित किससे है, खुनसी रिवर जो ओरिजिनेट होती है ईस्ट खासी हिल से। तो खुनसी रिवर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। तो इसके बारे में ये न्यूज़ में क्यों है डाई अमोनियम फॉस्फेट, क्योंकि फार्मर्स जो हैं सेवरल स्टेट्स में, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, ये फेस कर रहे हैं सीवियर जो शॉर्टेज देखने को मिल रही है फर्टिलाइज़र की, ठीक है। स्पेशली वो फर्टिलाइज़र जिसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो मेनली जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है रैबी सीज़न के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अर्लियर अगर देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज़ की गई थी सब्सिडी इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र के लिए, कितनी, 140%। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज़र जो है यूरिया, उसके बाद जो यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र उसका नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट, स्पेशली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, ओके। तो फार्मर्स जो है नॉर्मली इसको अप्लाई करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बिफोर और एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग का मतलब क्या रहता है, जो बीज बोया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सोइंग की प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अगर डाई अमोनियम फॉस्फेट की अगर बात करें, डाई अमोनियम फॉस्फेट में जो मिक्सचर रहता है वो किसका रहता है, फॉस्फेट 46%, नाइट्रोजन 18%। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट में इसमें पूछा जा सकता है, जनरल साइंस की कैटेगरी में, ठीक है। तो उसमें पूछा जा सकता है आपसे। तो फॉस्फोरस जो है 46%, नाइट्रोजन जो है 18%। सोर्स जो है इसका फॉस्फोरस है, फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। ये सिमिलर तो है यूरिया की तरह, ठीक है, पर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र इसमें पाया जाता है। इसमें 46 नाइट्रोजन जो है वो इसमें अगर टोटल देखें तो, ठीक है, तो 46 जो है फॉस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन ही फॉस्फोरस पाया जाता है, क्लियर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो शॉर्टेज का कारण क्या है, डाई जो अमोनियम फॉस्फेट है इसका कारण क्या है, क्यों इसकी कमी देखने को मिली, बिकॉज जो डिसरप्शन देखने को मिला ग्लोबल सप्लाई चेन का, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोविड की पैंडमिक की वजह से लॉजिस्टिक चेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटी, क्लियर। लॉकडाउन था हर जगह, हर कंट्री में। उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र के प्राइजेस हैं ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिले, जिसके कारण हम लोग क्या नहीं कर पाए, इंपोर्ट नहीं कर पाए। वैसा ही जैसे मैंने आपको कोयला क्राइसिस के बारे में बताया, ठीक है। तो ग्लोबल प्राइसेस जो है ग्लोबली लेवल पे जो इंक्रीज़ देखने को मिले, उसका रिजल्ट क्या देखने को मिला कि हम इंपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ऊपर से जो लीडिंग जो है फर्दर डिप्लीशन फर्टिलाइजर स्टॉक का हमारी कंट्री में भी कम देखने को मिला इसका स्टॉक। तो जो रैबी क्रॉप्स हैं, ठीक है, सोइंग जब किया जाता है स्टेट्स में, तो लार्जली डिपेंडेंट है इस फर्टिलाइज़र के ऊपर, सॉइल मॉइस्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर इन रिजर्वियर्स में, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर बात करें स्टेटस जो है कि रैबी फर्टिलाइज़र्स का, पंजाब में जो टोटल रिक्वायरमेंट रही मार्च 31, 2022 तक 14.50, ठीक है। अगर अक्टूबर 1 to 19 की बात करें 2.146, ठीक है, कम हुई। सप्लाई फ्रॉम अक्टूबर
1 to 19 4.167, क्लियर। सेल फ्रॉम अक्टूबर 0.62। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक अवेबिलिटी जो रही 19 अक्टूबर तक कितनी रही 3.45%, ठीक है। तो हरियाणा की आप देख सकते हैं, ठीक है, कम रही। टोटल रिक्वायरमेंट तो है कितनी, टोटल रिक्वायरमेंट पंजाब में अगर देखें तो 14 थी, 14 पॉइंट समथिंग थी, बट हरियाणा में अगर देखें तो रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत थी 11, ठीक है, 11 की ज़रूरत पड़ी, बट रिक्वायरमेंट जो कवर अप की गई, ठीक है, तो 1.226 की गई, पंजाब से कम की गई। सप्लाई कितनी की गई, वो भी कम की गई पंजाब से, ठीक है। सेल कितनी की गई, वो भी कम देखने को मिली। तो स्टॉक जो अवेलेबल था वो भी कम था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये टेबल, ताकि आपको ये सारी क्लैरिटी देखने को मिले, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट मणिपुर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल सकती हूँ, ये टॉपिक है माउंट मणिपुर। रिसेंटली ही यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा माउंट हैरिट जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है उसका रीनेम किया गया है एज अ माउंट मणिपुर। इसके बारे में हम जानेंगे, हिस्ट्री भी जानेंगे, कहाँ से ये चीज़ें निकल के आई, क्यों माउंट मणिपुर इसका नाम रखा गया। माउंट हैरिट जो है ये 3rd लार्जेस्ट आइलैंड पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड के मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे एक लोता वोल्केनो पाया जाता है, ठीक है। कौन सा, वो एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, वो है बैरन आइलैंड, ठीक है। तो बैरन जो है वहाँ ये एक्टिव आप देख सकते हैं वोल्केनो यहाँ पे पाया जाता है। तो मणिपुर के महाराजा जो थे कुल चंद्र सिंह एंड 22 अदर फ्रीडम फाइटर जो थे उनको बंदी बनाया गया था यहाँ पे ड्यूरिंग एंग्लो मणिपुर वॉर। कब हुई थी ये, 1891 में हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको रीनेम इसलिए किया गया क्योंकि हम इनको ट्रिब्यूट पे कर सके जो फ्रीडम फाइटर्स थे मणिपुर के। मणिपुर जो है ये सेलिब्रेट भी करते हैं कोंगजोम डे 23 अप्रैल को, इनकी याद में फ्रीडम फाइटर्स की याद, इनको याद किया जाता है एंग्लो मणिपुर वॉर के तहत, ठीक है। तो आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंग्लो मणिपुर वॉर की अगर मैं बात करूँ तो 1886 में क्या हुआ, जब सूर्यचंद्र को अपने पिता चंद्रकृति सिंह से सिंहासन जो है वो विरासत में मिला था, ठीक है। तो मणिपुर का जो राज्य ब्रिटिश शासन जो था उसके अधीन नहीं था, ठीक है। तो मणिपुर ऐसा राज्य था जो ब्रिटिशर्स के शासन के अंडर नहीं आता था, लेकिन जो विभिन्न एग्रीमेंट्स या अलग अलग एग्रीमेंट्स के माध्यम से ये जो था ये ताज के तहत संबंधित था, ठीक है। तो आई होप आपको इतना ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो हालांकि सूर्यचंद्र जो थे सिंहासन पर चढ़ना, जब सिंहासन पर बैठे तो ये विवाद का एक कारण बना, ठीक है। तो उनके जो छोटे भाई जो थे जिनका नाम था कूलचंद्र, ठीक है। तो कूलचंद्र नाम के उनके छोटे भाई थे और कौन थे, टिकेंद्र चंद्रजीत थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ क्या किया इन्होंने, सूर्यचंद्र के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, विद्रोही गुट द्वारा 1819 के तख्ता पलट जो देखने, यानी कि चीज़ें जो थी वो पलट गई, ठीक है। सिचुएशन जो थी वो काफ़ी ख़राब देखने को मिली, क्लियर। तो तख्ता पलट आप बोल सकते हैं। तो सूर्यचंद्र को हटा दिया गया और कूलचंद्र अगले जो सबसे बड़े भाई थे वो राजा की पदवी पर बैठे, राजा उनको घोषित किया गया। सूर्यचंद्र उन्हें बहाल करने के लिए अंग्रेजों की मदद लेने के लिए कलकत्ता भाग गए, ठीक है। तो सूर्यचंद्र ने क्या किया, उनको छोड़ के, अपने राज्य को छोड़ के अपनी जो है यानी कि वो ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गया, कौन, सूर्यचंद्र। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश जो इम्पोजिशन देखने को मिला, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेजों ने असम के मुख्य जो आयुक्त हैं जिनका नाम क्या था, जेम्स क्विंटन, ठीक है। जेम्स क्विंटन को एक सेना के साथ मणिपुर में भेजा, वो कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर थे, ठीक है, किसके, असम के जो आर्मी के, ठीक है। तो उनको क्या भेजा, मणिपुर भेजा गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उनका जो मिशन था कूलचंद्र का, ठीक है, कूलचंद्र को राजा के रूप में इस शर्त के तहत मान्यता देना था कि उन्हें तख्ता पलट के नेता क्राउन प्रिंस जिनका नाम क्या था, टिकेंद्र जीत, ठीक है, टिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने और उन्हें मणिपुर से निर्वासित करने की अनुमति दी जाए, ठीक है। तो ऐसा ब्रिटिशर्स के द्वारा बोला गया। उसके बाद एक जो थे अग्रेसिव इम्पोजिशन जो ब्रिटिश लॉ था, ठीक है, उसको खारिज कर दिया गया, किसके द्वारा, किंग के द्वारा। तो ये जब ब्रिटिश लॉ खारिज किया गया किंग के द्वारा तो इसका असर क्या देखने को मिला, एंग्लो मणिपुर वॉर 1891, ठीक है। तो कल्मिनेशन
अब कल्मिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। फर्स्ट फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, युद्ध के पहले चरण में अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उनके अधिकारियों को जो क्विंटन थे, ठीक है, क्विंटन सहित को सार्वजनिक रूप से मार डाला गया। ठीक है, तो सेकंड फेज जो था इसका वॉर का, तो ब्रिटिशर ने अटैक किया मणिपुर के ऊपर, तीनों साइड से उनको घेर लिया और फाइनली कैप्चर कर लिया कांगला फोर्ट। कहाँ का? इम्फॉल का। तो कांगला फोर्ट याद रखिएगा कहाँ पे है? इम्फॉल में। जो प्रिंस तिकेंद्र जीत थे और अदर जो 4 पर्सन्स थे इनके साथ, तिकेंद्र जीत सिंह के साथ, तो उनको फांसी पे लटका दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके अलावा जो कुल चंद्र थे और 22 जो अदर थे, इनको डिपोर्ट कर दिया गया अंडमान आइलैंड में। ठीक है, फिर जो इसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली डिस्पाइट देयर विक्ट्री, ठीक है, तो डेथ हुई, ठीक है, और 5 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की। इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया के द्वारा ये चीज़ें फेस की गई, जनरल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हमारी कंट्री में। ठीक है, तो इस रिवोल्ट 1857 के बाद ये वाली चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो वॉर जो था जो लीड की गई मणिपुर ऑफिशियल बिकमिंग प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, इनडायरेक्टली रूल जो था किसका? ब्रिटिश क्राउन का। तो आई होप आपको ये जो है बैकग्राउंड जो है हिस्ट्री का, ये रिलेटेड टू जो अभी नाम चेंज किया गया है, ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो ये योजना जो है कौन सी स्टेट के द्वारा ये लॉन्च की गई है? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो ये स्टार्ट कब होगी? नवंबर 2021 में की जाएगी। स्कीम के तहत जो राशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा घरों के बाहर, यानी कि डोर स्टेप, जैसे होम डिलीवरी की जाएगी विलेजर्स के घर। ठीक है, नो फेयर प्राइस शॉप, ठीक है, शॉप पे नहीं जाना पड़ेगा, तो घरों पे ही डिलीवर की जाएगी। ठीक है, तो प्रोवाइड करवाया जाएगा राशन मटेरियल जो वनरेबल सेक्शन है विलेजेस का, जैसे विलेजेस में जैसे दिव्यांगन हो गए, स्पेशल जो डिसेबल पर्सन रहते हैं। ठीक है, तो सीनियर सिटीज़न हो गए, तो इंश्योर किया जाएगा प्रॉपर राशन सप्लाई पुअर जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनको ईच विलेजेस में। ठीक है, तो 74 ट्राइबल डोमिनेटेड ब्लॉक्स हैं 16 डिस्ट्रिक्ट में। कैपिटल की अगर बात करें, भोपाल है मध्य प्रदेश की। गवर्नर जो है मंगूभाई सी पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान जो है इसके क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश भी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश यहाँ पे लोकेटेड है। इसको उत्तर प्रदेश टच करता है, बिहार याद रखिएगा टच नहीं करता मध्य प्रदेश को, ना ही झारखंड। तो छत्तीसगढ़ टच करता है, तेलंगाना टच नहीं करता, सॉरी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।